नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा आपके अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की हम क्लास में 1 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट नंबर सेकंड के पेपर का डिस्कस करेंगे और ये सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस का पेपर को हम देखेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, चलिएगा हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से क्या त्वरण की इकाई है। आपसे एक्सेलरेशन का मात्रक पूछा है, यानी इकाई पूछी है, क्या इकाई होती है इसकी। पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, दूसरा ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा आप सारे लोग। आप सारे लोग क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद आंसर लिखा करिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही है या बी सही है या सी सही है, आप इस प्रकार से जवाब दीजिएगा। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यानी कि जो त्वरण होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी यूनिट पूछिए आपसे। तो बताइएगा इसका मात्रक क्या होगा। तो इसका जो मात्रक होगा वो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होगा, इसका मात्रक होता है। और अगर हम त्वरण की बात करें तो जो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो आप सब लोगों को पता होगा कि ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। v यहाँ पे अंतिम वेग है, u यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, t यहाँ पे समय अंतराल है और a यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है। तो इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आपसे पूछा है बोन इज कनेक्टेड टू मसल्स बाई, यानी कि हड्डी एक मांसपेशी से जुड़ी होती है, वो किसकी सहायता से जुड़ी होती है। पहला ऑप्शन है टेंडन, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका, तीसरा ऑप्शन है जॉइंट और चौथा ऑप्शन है लिगामेंट। चौथा ऑप्शन है लिगामेंट। तो बताइएगा यानी किससे जुड़ी होती है हड्डी, एक मांसपेशी से जब जुड़ती है तो उसे यानी कि किससे जुड़ी है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि हड्डी जब एक मांसपेशी से जुड़ती है तो उसे हम टेंडन कहते हैं और टेंडन को हिंदी में हम कंडारा नाम देते हैं, कंडरा नाम देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जब एक बोन मसल्स से जुड़ी है तो कैसे टेंडन के साथ जुड़ती है, यानी कि जब हड्डी मसल्स से जुड़ी होगी तो क्या होगा, टेंडन यानी कि एम मी से बोन, बी मी से बोन, एम मी से मसल्स और टी मी से टेंडन। आप एम बी टी याद रख सकते हैं। तो यानी कि जब कोई भी हड्डी मांसपेशी जुड़ती है तो उसके बीच में क्या पाया जाता है, टेंडन पाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, आपसे पूछा है नीचे उल्लेखित सूची से विषाणु जनित रोग की पहचान करें। आपको बताना है कि कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है या विषाणु के द्वारा होता है। तो वायरस डिसीज आपको बताना है कि वायरल डिसीज क्या है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वायरल डिसीज हैं। पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है खसरा, तीसरा है डेंगू ज्वार, चौथा है एंथ्रैक्स और पांचवा है मलेरिया। तो बताइएगा कौन कौन सी बीमारियां जो कि किससे हो रही हैं, वायरल डिसीज हैं, वायरस के द्वारा होती हैं या विषाणु के द्वारा होती हैं। मैं इसके आपको ऑप्शन दिखा देता हूं कि इसके आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसके ऑप्शन ये रहे आपके सामने, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिएगा इसका राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी कि वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वायरस से होने वाली बीमारी है खसरा, यानी कि ये भी वायरस से होता है। और इसके अलावा वायरस से जो होता है वो होता है डेंगू ज्वार, यानी कि ये दोनों बीमारियां किससे होती हैं, वायरस से होती हैं। और इसीलिए सेकंड और थर्ड जिस ऑप्शन में दिया है वो आपका राइट आंसर होगा। और सेकंड और थर्ड किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है।
और ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, उस अजैविक कारक की पहचान कीजिए जिसमें परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। यानी कि आपको अबायोटिक फैक्टर बताना है, यानी अजैविक कारक बताना है जिसे आप जब स्टोर करते हो उसके द्वारा क्या पहुंचाई जाती है, हानि पहुंचाई जाती है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है कृंतक, तीसरा ऑप्शन है मॉइस्चर यानी कि नमी, और चौथा ऑप्शन है दीमक। यानी कि किससे हानि पहुंचाई जाती है, आप बायोटिक फैक्टर बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th नंबर का आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जब आप भंडारण करते हो तो नमी आपको क्या करती है, यानी कि भंडारण में आपको लॉस कराती है, यानी कि हानि कराती है। और कैसा कारक है, अबायोटिक कारक है, अजैविक कारक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा। बताइएगा, यानी कि जब अनिल 12 वर्ष का था तब उसका कद 150.7 सेंटीमीटर था। वर्तमान में उसका कद 165.3 सेंटीमीटर है। अनिल के कद में अंतर क्या है। आपसे अंतर पूछा है कि जब अनिल 12 वर्ष का था तब उसका कद ये था, और जब वर्तमान में इसका कद ये दिया हुआ है, और अंतर पूछा है कि उसके कद में कितने का अंतर आया है, आपको बताना है कि। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वर्तमान में उसका कद क्या दिया है, 165.3, और जब 12 वर्ष का था तब कितना था, 150.7। आप इसे माइनस कर दीजिएगा, और माइनस कर दोगे तो इसका जो राइट आंसर होगा माइनस करने के बाद वो होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। 14.6 सेंटीमीटर के कद में इसके क्या होगा, डिफरेंस निकल के आएगा, अंतर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि डैश की उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियों में एक ही फाइलम से संबंधित है। यानी आपसे ये कहा गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित हैं, यानी कि एक ही संघ से संबंधित हैं। किसके कारण ये संबंधित हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है द्विपार्श्व सममिति, दूसरा ऑप्शन है संधित पैर, तीसरा ऑप्शन है एंटीना, और चौथा ऑप्शन है संखंड शरीर। संखंड शरीर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इन दोनों में एक ही संघ इसमें इसीलिए रखा गया है, एक ही फाइलम में इसीलिए रखा गया है क्योंकि इनके जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, संधित पैर पाए जाते हैं। झींगा और तितलियों में एक जैसे ही पैर पाए जाते हैं, इसीलिए एक ही फाइलम में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर हानि नहीं करती है। यानी कि जो आपका बाष्पीकरण की जो दर होती है किस कारक पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि कौन सा जो कारक है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पर वह निर्भर नहीं करती है। पहला ऑप्शन है द्रव का रंग, दूसरा ऑप्शन है पवन वेग, तीसरा ऑप्शन है सरफेस एरिया एक्सपोज्ड यानी कि अनावृत तल क्षेत्रफल, और चौथा ऑप्शन है वायु की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। तो आपसे पूछा है किस पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो बाष्पीकरण की क्रिया है वो कभी भी द्रव के रंग पर निर्भर नहीं करती है, द्रव के रंग पर निर्भर नहीं करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कंपन का आयाम होता है। कंपन का आयाम होता है यानी कि कैसे होता है, तो आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम ध्वनि उत्पादन, मध्य स्थिति से न्यूनतम विस्थापन, और चौथा ऑप्शन है 1 सेकंड में कंपन की संख्या। 1 सेकंड में कंपन की संख्या। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। क्या होगा, मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। यानी कि मध्य की स्थिति होती है उसमें क्या करता है ये आयाम, यानी कि अधिकतम विस्थापित होता है। अधिकतम क्या करता है, दूरी तय करता है, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जब एक चींटी काटती है तो त्वचा में किस अम्ल को अंतक्षिप्त करती है। यानी आपसे पूछा है कि जब आपको कोई चींटी काट लेती है तो कौन सा अम्ल आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो इसका क्या आंसर होगा, बताइएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि चींटी के डंक में कौन सा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा मधुमक्खियों के डंक में और इसके अलावा बिच्छू के डंक में ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है एक छोटे खंड से पूर्ण जीव में वृद्धि करने की एक जीव की क्षमता को डैश कहते हैं। पहला ऑप्शन है पुनर्जनन, दूसरा ऑप्शन है द्विविखंडन, तीसरा ऑप्शन है बहुखंडन, पांचवा ऑप्शन है मुकुलन। तो आपको क्वेश्चन समझ आया, नहीं आया, चलिएगा मैं समझाता हूँ। क्या पूछा है इसमें, एक छोटे खंड से पूर्ण जीव में वृद्धि करने की एक जीव की क्षमता को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। जैसे कोई भी एक जीव का एक छोटा सा बारीक सा खंड है, ये मान लिया एक जीव का कोई खंड है, इसी खंड से वो क्या कर देता है, पूर्ण विकास कर लेता है, यानी एक पूरा जीव बन जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसको कहते हैं हम रीजनरेशन। क्या कहते हैं, रीजनरेशन। क्या आंसर होगा, रीजनरेशन आंसर होगा। इस छोटे से खंड से वापस से एक पूर्ण जीव बन जाए उसको हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन कहेंगे, यानी कि पुनः निर्माण हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। अगर हम प्रक्षेपित करें कि हवा स्थान ए से बी पर जा रही है, यानी आपसे बोला गया है यदि हवा ए स्थान से बी स्थान पर जा रही है तो 4 ऑप्शन में से क्या फॉलो होगा। पहला ऑप्शन है स्थान ए उच्च ऊंचाई पर है और बी निम्न ऊंचाई पर है। दूसरा ऑप्शन है स्थान ए उच्च दाब पर है, बी निम्न दाब पर है। ऑप्शन थर्ड है स्थान बी उच्च दाब पर है, स्थान ए निम्न दाब पर है। और ऑप्शन फोर्थ है स्थान बी उच्च दाब ऊंचाई पर है और स्थान निम्न ऊंचाई पर है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। स्थान ए उच्च दाब पर है और बी स्थान निम्न दाब पर है। मैंने आपको बताया है या नहीं बताया है तो आप जान लीजिएगा, हवाएं सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। हवाएं सदैव
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती हैं, यानी कि हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर गमन करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है तापमान बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है दाब बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन है तापमान बढ़ता है लेकिन दाब कम होता है। और चौथा ऑप्शन है तापमान और दाब दोनों घटते हैं। तापमान और दाब दोनों घटते हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। जब आप किसी भी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ताप और दाब दोनों घटते हैं। क्या होते हैं? ताप और दाब दोनों घटते हैं। यानी जब आप किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने पर हमेशा ताप और दाब दोनों क्या होंगे? घटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए? आपसे पूछा है कि एक पानी है, उस पानी में आपने नमक डाल दिया और उसे फिर गर्म कर रहे हैं, तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है पानी का क्वथनांक 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पानी का क्वथनांक पहले बढ़ेगा फिर 373 के नीचे बहुत घट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है पानी का क्वथनांक 373 केल्विन पर बना रहेगा। चौथा ऑप्शन है पानी का क्वथनांक 373 केल्विन से नीचे घट जाएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जब आप पानी में नमक डाल रहे हो और उस पानी को आप गर्म कर रहे हो तो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि पानी का क्वथनांक 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है इसका कारण समझिएगा कि पानी का जो वास्तविक क्वथनांक होता है, पानी का जो वास्तविक क्वथनांक होता है वो होता है 99.61 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 99.61 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस अगर इसको आप केल्विन में चेंज करते हो तो इसका जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 373 केल्विन। तो यानी कि इससे जब आप पानी में नमक डाल दोगे तो पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। पानी का क्वथनांक क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि का चयन करें। यानी जब आप किसी भी लोहे के पदार्थ या किसी पर रस्टिंग हो जाती है, यानी कि जंग लगती है, तो उसे हम किस प्रकार से रोक सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सेंट्रीफ्यूगल बल यानी केंद्रापसारण। दूसरा ऑप्शन है बाष्पीकरण। तीसरा ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन जस्टीकरण। और चौथा ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण। जंग को किस प्रकार रोका जा सकता है, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गैल्वेनाइजेशन यानी कि जस्टीकरण। जस्टीकरण में क्या होता है, किसी भी लोहा या स्टील पर जिस पर भी जंग लग रही है उसके ऊपर जस्ते की कोटिंग कर दी। जैसे मान के चलिएगा ये छड़ है, इस पर जंग लग रही है तो हम इस पर जस्ते की क्या कर देंगे, इस प्रकार से लेयर बना देंगे यानी कि कोटिंग कर देंगे। और तो कोटिंग कर देंगे तो ये जंग रुक जाएगी, यानी कि रोक सकते हैं हम इस प्रकार से। तो इसका जिस ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि जब जंग लगती है तो उस पदार्थ का भार हमेशा बढ़ता है, वजन हमेशा क्या होता है, बढ़ता है।
क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जंग लगने पर उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है। आप कहोगे, आपका आंसर होगा हमेशा क्या होता है, जंग लगने पर उस वस्तु का, उस पदार्थ का भार हमेशा क्या होता है, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधों में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है। यानी कि जो शकरकंद है वो भूमिगत संरचना है, यानी कि भूमि के अंदर इसकी संरचना होती है और फूड को स्टोर करती है। इस भोजन में यानी कि पौधे में जो भोजन होता है वो कहाँ स्टोर होता है। पहला ऑप्शन है पत्ते यानी कि लीफ में, दूसरा ऑप्शन है फ्रूट यानी कि फल में, तीसरा ऑप्शन है स्टेम यानी कि तना में, और चौथा ऑप्शन है रूट यानी कि जड़ में। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर, लीफ। यानी ये भोजन को कहाँ स्टोर करते हैं, शकरकंद हमेशा पत्तों में भोजन को स्टोर करते हैं, पत्तों में भोजन को स्टोर करते हैं। लेकिन इसका जो भोजन जो तैयार किया जाता है वो जड़ों में तैयार किया जाता है। यानी कि इनका भोजन जड़ों में बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, तो पत्तों में होता है, लीफ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। प्लेन मिरर मेक्स एन, यानी कि समतल दर्पण बनाता है, यानी कि समतल दर्पण डैश बनाता है। क्या बनाता है, चार ऑप्शन आपके सामने है। वस्तु का एक उल्टा प्रतिबिंब, वस्तु एक अविवर्धित प्रतिबिंब, वस्तु का एक वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु का एक सीधा प्रतिबिंब। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। वस्तु का एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है कौन, समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूर बनता है जितनी दूर वस्तु है, जितनी दूर वस्तु है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है लेकिन आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा समन्यूट्रिनिक है। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा आइसोटोन है, समन्यूट्रॉनिक है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है, वो सेट आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फ्लोरीन नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन फ्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन है कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने, मैं स्पेस कर लेता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा। सम न्यूट्रॉनिक बताने हैं आपको। सम न्यूट्रॉनिक यानी कि समान न्यूट्रॉन पाए जाते हैं कौन से। तो चलिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब 4 क्यों होगा वो समझिएगा। किसी भी तत्व का, मान लीजिएगा ये X नामक एक तत्व है, X नामक तत्व है, उस तत्व के नीचे यानी कि पैरों में परमाणु क्रमांक लिखते हैं और परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, और उस तत्व के ऊपर यानी कि सिर पर परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है उस तत्व का, और जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि नीचे जब लिखेंगे तो परमाणु क्रमांक और ऊपर लिखेंगे तो परमाणु द्रव्यमान। तो आपको सबके नीचे और ऊपर लिखा हुआ है, तो नीचे क्या लिखा गया है, परमाणु क्रमांक, ऊपर क्या लिखा गया है, परमाणु द्रव्यमान।
और जब आपको न्यूट्रॉन निकालना है, जब आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है? वो बनता है n बराबर, यानी कि न्यूट्रॉन बराबर a माइनस जेड। क्या बनता है? a माइनस जेड। तो चलिएगा हम को निकाल के देखते हैं इसको। a माइनस जेड, तो यानी कि इस ऑप्शन को हम राइट चेक करें तो 14 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना बचा? 8 न्यूट्रॉन आ गए। अगर हम ऑक्सीजन को चेक करें तो 16 में से 8 को माइनस करें तो 8 न्यूट्रॉन आ गए। तो दोनों के समान हैं, दोनों न्यूट्रॉन क्या हैं? समान हैं, इसीलिए हमने क्या कहा इसको? सम न्यूट्रॉनिक। यानी एक ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। चलिए, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रकीय कोशिका है? यानी आपको एक ऐसी कोशिका बतानी है जिसमें न्यूक्लियस अकेंद्रकीय कोशिका है, यानी उसमें क्या है? केंद्रक नहीं है। क्या है? केंद्रक नहीं है। पहला ऑप्शन है फैट सेल, दूसरा ऑप्शन है ओवम, तीसरा ऑप्शन है बॉर्न सेल, चौथा ऑप्शन है ह्यूमन रेड ब्लड सेल। ऐसा बताना है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, उस कोशिका का नाम बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा RBC, ह्यूमन रेड ब्लड सेल। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद है यहाँ पे। और अपवाद में दो चीज़ें आती हैं, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा की RBC में केंद्रक पाया जाता है। तो अपवाद याद रखिएगा, ऊंट और लामा की RBC में केंद्रक क्या पाया जाता है, जबकि मानव की RBC में या अन्य किसी की RBC में ऊंट और लामा को छोड़कर केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यूरेनियम 238 के 10⁻22 परमाणुओं का मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित कीजिए। यूरेनियम 238 के 10⁻22 परमाणुओं को मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकल्पित कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। करिएगा न्यूमेरिकल और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। कैसे होगा, क्यों होगा, कारण बताता हूं मैं आपको। तो कारण समझिएगा, इसका क्या कारण है। आपको मोल देखा होगा, नाम सुना होगा आपने कभी, मोल। मोल क्या होता है वो समझिएगा। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 1 मोल के बराबर होता है। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 1 मोल के बराबर होता है। जैसे मैंने कहा कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 23 होता है, तो 23 ग्राम सोडियम किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। किसके बराबर? 1 मोल के बराबर होगा। मैंने कहा किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 1 मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। जैसे 23 सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है तो किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। तो आइएगा, यहाँ पर यूरेनियम का पूछा है, तो यूरेनियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 238, और हमें मिलीग्राम में इसका द्रव्यमान निकालना है, मिलीग्राम में निकालना है। तो 1 मोल यूरेनियम का जो होगा परमाणु द्रव्यमान वो 238 ग्राम के बराबर होगा।
यानी 1 मोल 238 ग्राम से बन जाएगा। और 1 मोल के बराबर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 मोल बराबर होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। 23 एटम ये इसके बराबर होती है। यानी इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। और ये 1 मोल के बराबर होती है। जब 1 मोल के बराबर है तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। कैसे? 6.022 इंटू 10⁻23 क्या 10⁻23, इसको हम बराबर रख लेंगे किसके? 238 के। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या हमको निकालना है 10⁻22, तो यहाँ पे हम 22 रहने देते हैं। इस वाली वैल्यू को कहाँ ले जाएंगे? इसके नीचे। तो क्या आ जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻22 यानी कि 10⁻22 निकल गया तो बचा 10। ये आ गया किस में? ग्राम में। लेकिन हमसे पूछा है मिलीग्राम में, और मिलीग्राम में जब सॉल्व करेंगे तो इसमें 1000 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, वैल्यू जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी आंसर आएगा। समझ आया? चलिएगा आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दो समान पात्र ए और बी दो समान पात्र हैं। 75 डिग्री सेल्सियस पर बराबर मात्रा में गर्म पानी, यानी दोनों में पानी गर्म है, 75 डिग्री सेल्सियस पर है। ए की बाहरी सतह को काले रंग से, बी के सतह को सफ़ेद रंग से कलर किया गया है, यानी पेंट किया गया है। 10 मिनट के बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पाया गया तो बी का तापमान होगा। यानी कि दो पात्र हैं, दोनों में पानी भरा हुआ है, उन पानी का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस है। ए वाले पात्र को काले रंग से पोत दिया, बी वाले को सफ़ेद रंग से पोत दिया। 10 मिनट के बाद ए में पाया गया कि उसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है, तो बी का बताना है। पहला ऑप्शन है 55 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 55 डिग्री से कम, तीसरा ऑप्शन है 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और चौथा ऑप्शन है 55 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्यों होगा? देखिएगा, एक नियम पढ़ा होगा आपने, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में कहा गया है कि काले वस्तु जितना ऊष्मा को अवशोषित करती है उतने जल्दी उत्सर्जित भी करती है। लेकिन श्वेत जो कलर होता है, जो वाइट कलर होता है, वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है, यानी कि बहुत कम करता है। तो यानी कि ब्लैक कलर ने ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित किया, इसीलिए उसका टेम्परेचर क्या हो गया? घट गया। जबकि सफ़ेद कलर का जो होगा पात्र, उसने कम किया होगा, तो उसका टेम्परेचर 55 से अधिक होगा, इसीलिए इसका ये राइट आंसर होगा किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये हमने 20 क्वेश्चनों को देखा। 20 क्वेश्चन हमने आज 1 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट नंबर 2 की क्वेश्चनों को देखा। बताइएगा आपकी कितने इसमें से क्वेश्चन सही निकले, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए सेट के साथ, इन्हीं सेट पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।